हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि हम अगर फास्टर आर CNN मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं कस्टम डेटा सेट पे तो वो कैसे किया जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डेटा सेट कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि कभी भी आपको किसी भी मॉडल को ट्रेन करना होता है तो पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आपका जो डेटा सेट है उस फॉर्मेट में होना चाहिए जो वो मॉडल एक्सेप्ट करता है। उसके बाद आप मॉडल को ट्रेन कर सकते हो एंड देन आप उसको टेस्ट कर सकते हो। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बता रही हूँ कि फास्टर आर CNN मॉडल को कोको डेटा सेट फॉर्मेट में अगर आपका डेटा हो तो उस पर कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो जो फास्टर आर CNN मॉडल है ना, इसको हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा पे ट्रेन कर सकते हैं। आज के ट्यूटोरियल पे हम ये फोकस करेंगे, हम ये देखेंगे कि अगर आपका जो डेटा सेट है वो कोको डेटा सेट फॉर्मेट में है तो आप कैसे ट्रेन करोगे फास्टर आर CNN मॉडल को। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं, पहले ये देखते हैं कि कोको डेटा सेट फॉर्मेट में डेटा दिखता कैसे है। ठीक है, फिर हम उस फॉर्मेट में डेटा प्रिपेयर करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने ना एक फ़ाइल रखी हुई है। ये कोको डेटा सेट फॉर्मेट में है ये फ़ाइल। यहाँ पर आप देखोगे पहले तो ये कुछ डिटेल्स हैं उसके बारे में, इंफॉर्मेशन, मतलब वो किस ईयर में डेटा क्रिएट किया गया था, लाइसेंसेस एंड एवरीथिंग। ये हमें ज़रूरत नहीं होती है। जो चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो क्या है, ये कैटेगरीज, इमेजेस एंड एनोटेशंस। कैटेगरीज के अंदर आप देखो ID 0 एंड ID 0 किस नेम के लिए है, इस नेम के लिए है। कैटेगरी ID 1 इज़ फॉर चेयर, कैटेगरी ID 2 इज़ फॉर ह्यूमन क्लास, कैटेगरी ID 3 इज़ फॉर टेबल क्लास। तो इन कैटेगरीज को देख के हमें क्या पता चलता है कि ये जो जेसन फाइल है, कोको डेटा सेट फॉर्मेट क्या होते हैं, जेसन फाइल के अंदर डेटा रखना इस तरह का दिखेगा वो। और अगर हम इन कैटेगरीज को देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये एक एनोटेशन फाइल है एंड इस एनोटेशन फाइल में जो डेटा है वो ये वाली जो 3 क्लास IDs हैं उनके अकॉर्डिंगली स्टोर किया गया है। मतलब ये जो एनोटेशन फाइल है ये टेबल, ह्यूमन एंड चेयर को डिटेक्ट कर सकती है, उनके अराउंड बाउंडिंग बॉक्सेस प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, तो ये 3 क्लासेस हैं हमारी। अब इमेजेस में देखो ID 0 और फाइल नेम में उस इमेज का नाम प्रोवाइड किया गया है, राइट। तो अंडर इमेजेस क्या होगा, आपको सारी इमेजेस जितनी भी आपके डेटा सेट में इमेजेस है ना, उन सब की ID एंड उनके नेम्स मिलेंगे इस तरह से। उनकी हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, ऐसे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हमें 2 चीज़ें समझ आ गई, राइट। देन एनोटेशंस। अब एनोटेशंस बहुत ज़रूरी है, इसको समझते हैं ये कैसे काम कर रही है। ID 0, इमेज ID 0, इमेज ID 0 मीन्स द इमेज, ये वाली जो इमेज है, ये वाली इमेज कैटेगरी ID 3, कैटेगरीज में देखो कैटेगरी ID 3 कौन सी है, टेबल क्लास। उसका जो बाउंडिंग बॉक्स कोऑर्डिनेट है वो ये है, देखो यहाँ पे 4 वैल्यूज होंगी, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू एंड द फोर्थ वैल्यू। तो बॉक्स को क्रिएट करने के लिए 4 वैल्यूज चाहिए होती हैं, वो ये हैं। उसके बाद कुछ और पैरामीटर्स दिए हैं, वो हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो हमें पता चल गया ये जो इमेज ID 0 है जिसका नाम ये है वो कैटेगरी ID 3 से बिलोंग करती है, यानी कि टेबल क्लास से, एंड उसका बाउंडिंग बॉक्स कोऑर्डिनेट ये है। सेम उसी तरह से नेक्स्ट इमेज के लिए, जो नेक्स्ट इमेज है वो कैटेगरी ID 1 को बिलोंग करती है, मतलब चेयर को, एंड उसके बाउंडिंग बॉक्स कोऑर्डिनेट ये हैं। तो इस तरह का हमें डेटा सेट प्रिपेयर करना है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि हम इस तरह से डेटा कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हम डेमो में 4-5 इमेजेस लेंगे, मैं 4-5 इमेजेस को आपको बताऊंगी कि कौन सा टूल यूज़ कर सकते हो एनोटेट करने के लिए जो कि आपको जेसन फॉर्मेट में डेटा दे, राइट। तो अभी हम वो चीज़ देखते हैं। तो उसके लिए आप ब्राउज़र ओपन करके ना यहाँ पर आप VGG एनोटेटर टूल सर्च करेंगे, VGG एनोटेशन टूल। तो ये जो फर्स्ट लिंक आ रहा है ना, VGG इमेज एनोटेटर, इसको क्लिक कर दो। अब आप जब इसको क्लिक करते हो ना, स्क्रॉल डाउन करो एंड आपको इस डाउनलोड सेक्शन में आना है। इस डाउनलोड सेक्शन में देखो ये जो फर्स्ट जिप फाइल है ना,
इसके ऊपर क्लिक कर दो, ये इस साइड देखोगे ये डाउनलोड्स होने लग जाएगी। जब ये डाउनलोड हो जाएगी फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, ये फोल्डर आ गया। अब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। जब ये एक्सट्रैक्ट हो गई, इस फोल्डर को ओपन करो, ठीक है। इसके अंदर आपको एक HTML फाइल मिलेगी, ये VIA, दिस इज़ अ HTML फाइल। इसके ऊपर क्लिक कर दो, इसको ओपन कर लो, इस तरह की स्क्रीन मिल जाएगी आपको। तो ये एक एनोटेशन टूल है जिसके थ्रू अब हम एनोटेशंस परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट लिखा है ना, ये देखो, ये जो प्रोजेक्ट, यहाँ से हमें रेक्टेंगल, रीजन शेप में से आपको रेक्टेंगल पे सेलेक्ट करना है, ये रेड कलर का दिखना चाहिए आपको ऐसे। फिर यहाँ पे आप इस फाइल का जो आप एनोटेशंस अभी सेव करना चाहते हो उसका नाम क्या रखना चाहते हो, तो लेट्स से मैंने रख दिया उसका नाम ट्रेन एनोटेशंस, ट्रेन एनोटेशंस, ठीक है। अब यहाँ पर ना आपको वो सारी इमेजेस को अपलोड करना है जिनके ऊपर आपको एनोटेशंस परफॉर्म करनी है। तो ऐड फाइल्स पे क्लिक करो एंड जहाँ पे भी वो इमेजेस हैं, तो लेट्स से मेरे पास ना मैंने एक 4-5 डेमो इमेजेस रखी हुई हैं इस फोल्डर में, मैं ब्राउज करके वहाँ आ गई। यहाँ पे कंट्रोल A करके इन सारी इमेजेस को सेलेक्ट कर लो एंड फिर ओपन पे क्लिक कर दो। तो जो फर्स्ट इमेज होगी वो आपको इस तरफ दिखेगी, बाकी सभी इमेजेस के नाम आपको इस तरफ दिख जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लिखा हुआ है, उसके सामने प्लस है, इस पर क्लिक कर दो। जब आप इस पर प्लस करोगे आपको इस तरह का स्क्रीन दिख रहा है। तो रीजन एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना, यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम, यहाँ पे ना आप लिख दो OBG_classes, ओके। जब आपने ये चीज़ लिखा, प्लस पे क्लिक कर दो, आपको इस तरह की स्क्रीन दिख जाएगी। अब ये जो टाइप टेक्स्ट लिखा है ना, इसमें से ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर लो एंड अब आप नीचे देखोगे आपको इस तरह की स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे आप मान लो कस्टम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो और आप ना सपोज करो आप एक डेटा सेट पे काम कर रहे हो जिसमें आपको डिटेक्ट करना है स्पून, फोक एंड नाइफ। तो आपके पास 3 डिफरेंट क्लासेस हुई ना, तो वो 3 डिफरेंट क्लासेस की 3 डिफरेंट आईडीज़ भी होंगी, क्लास आईडीज़। तो वो क्लास आईडीज़ हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो मेरे केस में लेट्स से मेरे पास ना 2 क्लासेस का डेटा सेट मुझे बनाना है चेयर एंड टेबल डिटेक्शन के लिए। तो मेरे पास 2 डिफरेंट क्लासेस हैं। तो मैं चाहती हूँ आईडी जो 1 है, 1 लिख के टैब प्रेस कर दो और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसका नाम लिख दो, वो कौन सी क्लास है, आप ID 1 किसको देना चाहते हो। लेट्स से मैं ID 1 चेयर को देना चाहती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, 2, मैं 2 ID किसको देना चाहती हूँ, टेबल को देना चाहती हूँ। अब मेरे केस में मेरे पास 2 ही क्लासेस थी तो इसलिए मैं यहाँ पे ही काम रोक दूंगी। आपके केस में अगर आपके पास ज़्यादा क्लासेस हैं तो आप ID 3 लिख के जो 3rd क्लास का नाम है उसको वो नाम लिखो। तो इस तरह से अब हमने यहाँ पे ये बता दिया ID 1 चेयर की होनी चाहिए, ID 2 टेबल की होनी चाहिए, जैसे कि इस डेटा सेट में था, देख रहे थे ना, ID 1 चेयर की थी, ID 2 ह्यूमन की है, ID 3 टेबल की है। तो ये वाली आईडीज़ हम डिफरेंट क्लासेस को भी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। ये टास्क हो गया, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब इसके बाद अब इमेज पे आ जाओ। आपको यहाँ से मेक श्योर करना है कि ये रेक्टेंगल सेलेक्ट हुआ हो। अब आपको यहाँ पे माउस लेके आओ एंड सिर्फ इसको ड्रैग करना है। आप अपने माउस का बटन प्रेस करोगे एंड ऐसे ड्रैग करोगे, ये बाउंडिंग बॉक्स ऐसे बन जाएगा। ओके, मैं दोबारा से कर रही हूँ, देखो, ठीक है। जब आपने बाउंडिंग बॉक्स ड्रॉ कर लिया, जो माउस का आपने बटन प्रेस किया हुआ है इसको छोड़ दो, ऐसे आ जाएगा एंड नीचे आपको OBJ_classes, रिमेंबर हमने यहाँ पे बनाया था OBJ_classes। अब इस लिस्ट में से जो भी ये क्लास है उसको चूज़ कर लो। हमारे केस में क्या क्लास है, ये टेबल है ना, तो टेबल को सेलेक्ट कर लो। तो हमने इसको फर्स्ट इमेज को एनोटेट कर लिया। अब उसके बाद सेकंड इमेज पे आ जाओ, यहाँ पे क्लिक कर दो। अब सेकंड इमेज आ गई, सेम वैसे ही क्लिक लेफ्ट बटन ऑफ योर माउस एंड देन ड्रैग इट, यहाँ पे आके इसको छोड़ दो। अब इसको क्लास नेम दे दो। अब ये क्या क्लास है, चेयर, चेयर सेलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर थर्ड इमेज पे आ जाओ। थर्ड इमेज पे भी फिर से माउस को क्लिक करो, ड्रैग करो एंड देन लीव द माउस बटन एंड जो भी क्लास है ये उसको सेलेक्ट कर लो। गो टू योर फोर्थ इमेज एंड देन अगेन ड्रैग द माउस, लीव इट एंड
सेलेक्ट द क्लास नेम। अब हमने 4 की 4 इमेजेस को एनोटेट कर लिया। तो गाइस ये डेमो के लिए मैं सिर्फ 4 इमेजेस कर रही हूँ। जब आप एआई प्रॉब्लम्स पे काम करते हो ना, आपके डेटा सेट ह्यूज होते हैं। एटलीस्ट हर क्लास के लिए ट्राई टू वर्क विद 200 इमेजेस इनिशियली, एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर आप मॉडल को ट्रेन करो। अगर आपका मॉडल अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहा, देन इंक्रीज योर डेटा सेट। ओके, तो हमने ये 4 इमेजेस को एनोटेट कर लिया। अब क्या है, हमें ये जो एनोटेशंस हैं वो किस फॉर्मेट में चाहिए? कोको डेटा सेट फॉर्मेट, यानी कि एक जेसन फाइल होएगी। वो जेसन फाइल के अंदर जो डेटा होगा वो कैसा कैसा दिखना चाहिए? इस तरह का डेटा दिखना चाहिए। कैटेगरीज के अंदर ऐसे क्लास आईडीज होनी चाहिए, इमेजेस के अंदर सारी इमेजेस की डिटेल होनी चाहिए, एनोटेशंस इस तरह की होनी चाहिए। तो ये करना है अभी हमें। तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्क्रॉल अप करो, यहाँ पे देखो एनोटेशन लिखा हुआ है। इसमें देखो कितनी सारी ऑप्शंस हैं। आपको जो एनोटेशंस आपने अभी परफॉर्म करी हैं वो अगर CSV फॉर्मेट में चाहिए तो यहाँ क्लिक करो, अगर जेसन फॉर्मेट में चाहिए तो यहाँ। एक्सपोर्ट एनोटेशन कोको फॉर्मेट, तो हमें कोको फॉर्मेट में चाहिए तो हम यहाँ क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करो। जब आपने यहाँ क्लिक किया ना, आपको देखो इस तरफ उसकी एनोटेशन फाइल मिल जाएगी। अब फोल्डर पे क्लिक करते हैं, देखो डाउनलोड्स में वो फाइल आ गई। ठीक है, अब हम इस फाइल को ओपन करके देखें। मैं इसको ओपन कर रही हूँ Notepad++ के साथ, एंड जूम इट लिटिल बिट। अब हम क्या करते हैं ना, एक सेकेंड, हम इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेती हूँ पहले फाइल को, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इमेजेस आ गई। इमेजेस में ये फर्स्ट इमेज का रिकॉर्ड आ रहा है, इसके बाद ये सेकंड इमेज आ रही है, एंड देन थर्ड इमेज। हमारे पास टोटल 4 इमेजेस थी ना, तो ये मेरी 4th इमेज आ गई। 4th इमेज के बाद देखो एनोटेशन स्टार्ट हो गए। एनोटेशंस में सेगमेंटेशन आ रही है, ये बाउंडिंग बॉक्स आ गया। एक सेकेंड, ये सेकंड इमेज की डिटेल आ रही है। अभी यहाँ पर ऐसे लिख के देखते हैं, ये थर्ड इमेज की डिटेल्स आ रही है यहाँ पर। फिर ये 4th इमेज की डिटेल्स आ गई। उसके बाद देखो लाइसेंसेस आ रहे हैं सारे। उसके बाद कैटेगरीज़ में सारी कैटेगरीज़ आ जाएंगी। अब आप देखिए यहाँ पर, ये देखो सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास सारी इमेजेस आ गई। हर एक इमेज की आईडी मिल रही है, उसकी हाइट, विड्थ, उसका नेम मिल रहा है, राइट। फिर एनोटेशंस में देखो सेगमेंटेशन, एरिया, ये सब मिल रहा है। बट हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ बाउंडिंग बॉक्सेस की डिटेल्स चाहिए। तो 4 वैल्यूज़ आ रही है ना, तो दीज 4 वैल्यूज़ मीन्स आपको XY जो बाउंडिंग बॉक्सेस की वैल्यू होंगी वो मिल जाएंगी। इसी तरह से देखो हर इमेज के लिए आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद कैटेगरीज़ में देखो, जो तो ID 1 है वो चेयर को असाइन हुई है, एंड ID 2 किसको असाइन हुई है, टेबल को। तो अब हमारा डेटा सेट कोको फॉर्मेट में है। इस तरह से आप अपना डेटा सेट प्रिपेयर करेंगे। जब आपका ये डेटा सेट प्रिपेयर हो गया, फिर हम मॉडल को ट्रेन करेंगे। आज के ट्यूटोरियल के लिए हम क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं सारा काम आज का उसी फोल्डर में करूँगी। तो हम इसको नाम दे देते हैं डेमो फास्टर RCNN। आप भी कोई फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना जिसमें आप सारा काम करोगे। तो ये मेरा फ़ोल्डर है, इसमें हम काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, डेटा सेट पेस्ट करेंगे जो कि कोको फॉर्मेट में हो। तो ये डेटा सेट है, इसको रीनेम करके नेम दे दो डेटा सेट, ठीक है। ये डेटा सेट फोल्डर है। इसके अंदर देखो मैंने 3 फोल्डर्स क्रिएट किए हैं, ट्रेन, वैल एंड टेस्ट। ट्रेन के अंदर सारी ट्रेनिंग इमेजेस हैं, और एक फोल्डर है जिसका नाम है एनोटेशंस, एंड इसके अंदर मैंने वो जो एनोटेशन फाइल अभी हमने क्रिएट की थी ना, डाउनलोड करी थी, यहाँ से एनोटेशन पे जाके जो हमने एनोटेशन फाइल डाउनलोड करी थी वो वाली जो एनोटेशन फाइल है मैंने यहाँ पे रखी है, और उसको नाम दे दिया एनोटेशंस, एंड ये जेसन फॉर्मेट में है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ट्रेन, वैल में भी जाओ, वैलिडेशन इमेजेस यहाँ प्लेस करोगे। वैलिडेशन इमेजेस के अंदर भी एक एनोटेशंस का फोल्डर बनाओगे, और इसमें वैलिडेशन वाली एनोटेशंस को रख दोगे। सेम उसी तरह से टेस्ट फोल्डर में जाओगे, यहाँ पे टेस्ट इमेजेस होंगी, एंड यहाँ पे भी हमने एनोटेशन फोल्डर क्रिएट कर रखा है, इसके अंदर टेस्ट की एनोटेशंस रख देना। तो आप क्या करोगे, जब यहाँ पे
डेटा डाउनलोड, यहाँ पे डेटा को एनोटेट करोगे ना, आप 3 डिफरेंट टाइप का डेटा एनोटेट करोगे। पहले आप वो सारी इमेजेस को एनोटेट करोगे जो ट्रेन फोल्डर में है, एंड फिर जब ट्रेन फोल्डर वाली इमेजेस एनोटेट हो गई तो यहाँ से जाके उसकी जेसन फाइल को डाउनलोड कर लेना एंड ट्रेन के एनोटेशंस में रख देना। फिर आप दोबारा यहाँ पे जो डेटा अपलोड करोगे वो वैलिडेशन फोल्डर वाला डेटा अपलोड करोगे, उसकी एनोटेशन फाइल क्रिएट करोगे। फिर थर्ड टाइम आप जो टेस्ट डेटा वाला इमेजेस हैं उनको अपलोड करोगे यहाँ पे, एंड उनको एनोटेट करके उनके एनोटेशंस को यहाँ से डाउनलोड करोगे। ठीक है, इस तरह से आपका डेटा बनेगा। तो अब आपका डेटा इस फॉर्मेट में होना चाहिए, डेटा सेट फोल्डर, उसके अंदर ये 3 फोल्डर्स, ट्रेन के अंदर सारी इमेजेस, एंड यहाँ पे एनोटेशंस नाम का फोल्डर, उसके अंदर उसकी एनोटेशंस, उसको आप रीनेम करके नाम यही दे देना। ठीक है, फिर वैल फोल्डर, सारी इमेजेस, एनोटेशन फोल्डर, उसके अंदर उसकी एनोटेशन, सेम टेस्ट के लिए। तो अब हमारा डेटा सेट हो गया प्रिपेयर। अब नेक्स्ट चीज़ है कि हमें अगर फास्टर RCNN मॉडल को ट्रेन करना है तो हमेशा हमें कुछ मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने होंगे ना, तभी हम किसी भी एल्गोरिदम पे जब काम करना होता है तो हमें रिक्वायरमेंट होती है ना कि जो भी मॉड्यूल्स चाहिए उस एल्गोरिदम को रन करने के लिए उनको इंस्टॉल करना। तो अब हम वो स्टेप करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके आप देख रहे हो मैं ई ड्राइव में काम कर रही हूँ, इसमें एक फोल्डर है फास्टर RCNN _env। तो हम ई ड्राइव में जाते हैं, cd फास्टर RCNN env। अब ना इसके अंदर मैंने एक सेपरेट इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है। सेपरेट इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि जो मैं आज का कोड करूँगी ना उसके लिए सेपरेट पाइथन इंस्टॉल करूँगी, सारा काम सेपरेटली करूँगी ताकि मेरे पीसी पे जो और बाकी काम है ना उस पर कोई इफेक्ट ना आए। कई बार क्या होता है ना कि हम कोई काम कर रहे होते हैं जिसमें हमें कुछ मॉड्यूल इंस्टॉल करने होते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो पुराना कोड होता है हमारे पीसी में उस पर वो ख़राब हो जाता है, राइट। तो आई ऑलवेज़ रिकमेंड टू वर्क इन अ सेपरेट इन्वायरमेंट। अगर आपको नहीं पता सेपरेट इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करना है तो आप ये वाली वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा सेपरेट इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट होता है। आज के ट्यूटोरियल में मैं सिर्फ इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर रही हूँ और बता रही हूँ कि कौन कौन से मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने हैं ताकि हम फास्टर RCNN को रन कर सकें। ठीक है, तो मेरे केस में अगर आप यहाँ देखोगे ना, ये देख रहे हो MyEnv, ये मेरे एक सेपरेट इन्वायरमेंट है। अब हम इसको एक्टिवेट करेंगे। तो कैसे एक्टिवेट होते हैं, आप लिखोगे इन्वायरमेंट का नाम, स्क्रिप्ट्स एंड एक्टिवेट। तो आप देखोगे यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, इसका मतलब इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया। अब हम पाइथन का वर्जन चेक करते हैं। पाइथन वर्जन से पता लग जाएगा कि मैं पाइथन 3.10.11 यूज़ कर रही हूँ फास्टर RCNN को रन करने के लिए। अब हमें कौन से मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने हैं 1 by 1 वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो हम फास्टर RCNN को कहाँ रन कर रहे हैं, PyTorch पे मैंने बताया था, तो मैंने ये कमांड यूज़ करी एंड मैंने PyTorch को इंस्टॉल किया। हम कर क्या रहे हैं, हम बोल रहे हैं हमें टॉर्च विजन एंड टॉर्च ऑडियो मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है। किसके थ्रू, जो कंपाइल होना चाहिए CUDA 12.1 के साथ। गाइज यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ये देखना है कि अगर आप PC या लैपटॉप यूज़ कर रहे हो और उसमें GPU है एंड आपको वो GPU यूज़ करना है, तो उसका मतलब है कि आपको जो PyTorch है वो जब डाउनलोड करनी है ना, वो कैसे डाउनलोड करनी है, CUDA के साथ करनी है। तो वो CUDA, अब जैसे मैंने CUDA 12.1 लिखा है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है, ये CUDA पहले आपके पीसी में इंस्टॉल होना चाहिए तभी आपका टॉर्च वर्जन इंस्टॉल होगा। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता, ये चीज़ें भी मैं आज एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ डिटेल में, क्योंकि मेरी एक सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कैसे CUDA इंस्टॉल करते हैं, कैसे PyTorch को CUDA के साथ इंस्टॉल करते हैं एंड फिर कैसे PyTorch के साथ GPU यूज़ करते हैं। तो वो एक सेपरेट ट्यूटोरियल है ये वाला, आप इस ट्यूटोरियल को देखो। इसको देख के आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको PyTorch को कैसे CUDA के साथ इंस्टॉल करना है। तो मेरे केस में मैंने ये कमांड रन करी थी क्योंकि मेरे पीसी में CUDA 12.1 इंस्टॉल था, तो मैंने PyTorch को इंस्टॉल कर लिया। ये फर्स्ट कमांड है, ठीक है। ये सारी कमांड्स मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी हुई हैं, आप वहाँ से ले सकते हो। हमने यहाँ पर जुपिटर नोटबुक भी इंस्टॉल करी है। आप लिखोगे पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक।
फिर एंटर कर देना, जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो जाएगी। मैं उसके ऊपर आपको आज का कोड दिखाऊंगी। उसके बाद हम इंस्टॉल कर रहे हैं पाईकोको टूल्स। पाईकोको टूल्स हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो डेटा सेट है वो कोको डेटा सेट फॉर्मेट में होने वाला है, एंड पाईकोको टूल एक मॉड्यूल है जो कोको डेटा सेट के लिए ही बना हुआ है, तो हमें ये मॉड्यूल चाहिए होगा। तो इसलिए हम पिप इंस्टॉल पाईकोको टूल लिख के एंटर कर देंगे तो ये मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। दैट्स इट गाइज, हमने सिर्फ 2 ही चीज़ें इंस्टॉल करनी है, एक तो पाईटॉर्च, दूसरा पाईकोको टूल। हमने जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करी क्योंकि उसके ऊपर हमने कोड लिखना है। तो अब आपका इतना काम हो गया। अब हमने क्या करना है, जुपिटर नोटबुक ओपन करनी है ताकि हम उसके ऊपर कोड लिख सकें। जुपिटर नोटबुक को ओपन करने के लिए आप लिखेंगे जुपिटर स्पेस नोटबुक एंड हिट एंटर। जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगी। देख रहे हो यहाँ पे जुपिटर नोटबुक ओपन हो गई। ये वाला फोल्डर है जो हमने क्रिएट किया है जहाँ हम काम कर रहे हैं, एंड हमारा डेटा सेट पड़ा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर हम एक न्यू पाइथन 3 हमने एक ये फाइल ओपन कर ली, ठीक है, जुपिटर नोटबुक ओपन कर ली। यहाँ पे अब हम कोड करेंगे। सबसे पहले तो हम वो सारे मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर रहे हैं जो हमें आज के लिए चाहिए। देख रहे हो ये डेटा लोडर मॉड्यूल है, टॉर्च विजन है, डेटा लोडर है, फास्टर RCNN के कुछ मॉड्यूल हैं, कोको डिटेक्शन क्लास है। ये सारी चीज़ें ना हमें चाहिए होंगी, तो एंटर कर दो। ये सारे मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ये कोड लिख रहे हैं। इस क्लास में मैं क्या कर रही हूँ, देखो मैंने एक क्लास बनाई कोको ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ, जितनी भी हमारे पास इमेजेस होंगी ना, मैं वो सारी इमेजेस को टेंसर में कन्वर्ट कर रही हूँ। ठीक है, टेंसर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम पाईटॉर्च यूज़ कर रहे हैं। पाईटॉर्च को जब भी कोई आप डेटा दोगे ना तो वो टेंसर में कन्वर्ट करके ही दोगे, तो इसका ये काम होगा। आपको इमेज मिलेगी, ये वाला जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा, इमेज एंड टारगेट। ये क्या चीज़ें हैं, टारगेट क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। इमेज, ये इमेज को किस में कन्वर्ट कर रहा है, टेंसर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ये क्लास हम लेटर ऑन यूज़ करेंगे। उसके बाद अब हमें सबसे पहले तो अपने डेटा सेट को लोड करना है, जिस डेटा सेट को हमें यूज़ करना है मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए। तो उसके लिए हमें ये कोड यूज़ करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है गेट कोको डेटा सेट। इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करे हैं, इमेज डायरेक्टरी मतलब जहाँ पे हमारी इमेजेस पड़ी हैं, एनोटेशन फाइल मतलब जो उसकी एनोटेशन फाइल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप आओ डेटा सेट में, ये तो हो गई हमारी इमेजेस और ये हो गई हमारी एनोटेशन फाइल। ठीक है, तो ये 2 आर्ग्यूमेंट्स उसको चाहिए, एंड ये मॉडल ये फंक्शन हमें रिटर्न क्या करेगा, देखो यहाँ पे कोको डिटेक्शन, इमेज डायरेक्टरी, एनोटेशन फाइल, एंड जितनी भी हमारे पास उसमें इमेजेस होंगी ना उसके ऊपर हम ये कोको ट्रांसफॉर्म चला रहे हैं, मतलब सारी इमेजेस को हम टेंसर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये फंक्शन है, अभी हम यूज़ करेंगे इस फंक्शन को। देखो यहाँ पे अब ये एंड ये देखो, ये क्या है, ट्रेनिंग डेटा सेट को लोड करने के लिए है, ये वैलिडेशन डेटा सेट को लोड करने के लिए है। तो हमने एक ट्रेन डेटा सेट वेरिएबल बनाया जिसमें हम ये गेट कोको डेटा सेट को कॉल कर रहे हैं, इस फंक्शन को, एंड यहाँ पर हमने वो पाथ दिया जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग इमेजेस पड़ी हुई हैं, एंड इस वेरिएबल में हमने वो वाला पाथ देना है जहाँ पर हमारी एनोटेशन फाइल पड़ी हुई है। तो हमारी एनोटेशन फाइल कहाँ पड़ी हुई है, डेटा सेट के अंदर ट्रेन फोल्डर में एनोटेशंस फोल्डर है, उसके अंदर annotations.json पड़ी हुई है। दोबारा देख सकते हो, डेटा सेट में ट्रेन में एनोटेशन फोल्डर, उसके अंदर annotations.json फाइल पड़ी हुई है। तो ये तो हो गया हमारा ट्रेनिंग डेटा का पाथ प्रोवाइड कर दिया, ये हमने वैलिडेशन डेटा का पाथ प्रोवाइड कर दिया। अब हम पाईटॉर्च के अंदर ना एक डेटा लोडर क्लास होती है। ये डेटा लोडर क्लास का काम क्या होता है ना, ये बैचेस में डेटा प्रोवाइड करती है मॉडल को। ठीक है, तो हमने डेटा लोडर यूज़ करा, ट्रेन लोडर लिखा हुआ है, डेटा लोडर क्लास कॉल कर रहे हैं, अपना ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, बैच साइज 4 है, शफल ट्रू, ठीक है, एंड कोलेट FN। ये वाली लाइन यूज़ करके हमने अपना ट्रेनिंग डेटा सेट जो डेटा लोडर है वो प्रिपेयर कर लिया है। ये वाले ट्रेन लोडर के थ्रू हम अपना ट्रेनिंग डेटा सेट लोड करेंगे मॉडल के अंदर। एंड फिर है वैल लोडर, इसमें भी हमने डेटा लोडर क्लास कॉल करी पाईटॉर्च की,
वैलिडेशन डेटा लोड कर रहे हैं एंड ये वाले वैल अंडरस्कोर लोडर वेरिएबल के अंदर हमारा डेटा लोडर फंक्शन पड़ा है जो वैलिडेशन डेटा को लोड करेगा मॉडल में। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डेटा सेट का, हमने ये स्क्रिप्ट लिख ली जिससे डेटा लोड हो जाएगा। अब नेक्स्ट टास्क आता है फास्टर RCNN मॉडल को यूज़ करना। तो गाइज आज के ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, हम फास्टर RCNN प्री ट्रेन मॉडल लेंगे। ठीक है, उस प्री ट्रेन मॉडल को यूज़ करके उस प्री ट्रेन मॉडल को हम ट्रांसफ़र लर्निंग यूज़ करेंगे। उससे क्या फ़ायदा होता है कि हम पहले फास्टर RCNN का प्री ट्रेन मॉडल ले लेंगे, फिर हम उस प्री ट्रेन मॉडल को फाइन ट्यून करेंगे अपने कस्टम डेटा सेट के लिए। ओके, तो मैं बताती हूँ अभी मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये कोड लिखा मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है गेट मॉडल। नम क्लासेस मतलब नंबर ऑफ़ क्लासेस, जो हमारा कस्टम डेटा सेट होगा उसमें जितनी नंबर ऑफ़ क्लासेस होंगी वो यहाँ पर आएंगी। देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, इस लाइन का मतलब है कि हम फास्टर RCNN का प्री ट्रेन मॉडल लोड कर रहे हैं जिसमें रेजनेट 50 बैकबोन है एंड फीचर पिरामिड नेटवर्क भी यूज़ हो रहा है। प्री ट्रेन ट्रू का मतलब प्री ट्रेन ट्रू का मतलब कि ये जो ये जो फास्टर RCNN मॉडल है ये ट्रेन हो रखा है, प्री ट्रेंड है कोको डेटा सेट के ऊपर। कोको डेटा सेट में 80 क्लासेस होती हैं ना, तो ये जो प्री ट्रेन मॉडल है इसको यूज़ करके हम जो कोको डेटा सेट की 80 क्लासेस हैं उनके ऊपर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जब हमारे पास ये प्री ट्रेन मॉडल आ गया, नेक्स्ट लाइन में देखो हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर ना हम ये वाले मॉडल को यूज़ करके फीचर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। मतलब हम क्या चाहते हैं, फाइनल लेयर तो क्या होनी चाहिए, हम आज के ट्यूटोरियल में क्या कर रहे हैं, हम चेयर, टेबल एंड ह्यूमन को डिटेक्ट कर रहे हैं आज के ट्यूटोरियल में। ये जो मैंने आपको जेसन फाइल दिखाई थी ना शुरू में, ये वाली जो जेसन फाइल थी, ये हमारे डेटा सेट की फाइल है। आज की क्लास में हम ये 3 क्लासेस को डिटेक्ट कर रहे हैं, चेयर, ह्यूमन एंड टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं दोबारा। हम यहाँ पे चाहते क्या है कि फास्टर RCNN की हेल्प से हम फीचर एक्सट्रैक्शन कर लें, बट जो उसकी फाइनल लेयर होगी ना फास्टर RCNN की मॉडल की, वो हम फाइन ट्यून कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ डिटेक्टिंग 80 क्लासेस, व्हाट वी वांट टू डिटेक्ट दीज 3 क्लासेस विच वी हैव ओवर हियर, चेयर, ह्यूमन एंड टेबल। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, फास्टर RCNN 80 क्लासेस को डिटेक्ट ना करे, बट ये जो हमारे कस्टम डेटा सेट की 3 क्लासेस हैं उनको डिटेक्ट करे। यहाँ पे हम वो प्रोवाइड करेंगे। बट जो फास्टर RCNN के पास नॉलेज है, जो उसने 80 डिफरेंट क्लासेस को डिटेक्ट करने के लिए जो उसने फीचर एक्सट्रैक्शन की नॉलेज है, वो हम उसकी फीचर एक्सट्रैक्शन वाली नॉलेज यहाँ पे इसमें पड़ी है, इस वेरिएबल में, ये हम यहाँ से यूज़ करेंगे। बट इस लाइन में हम उस मॉडल की फाइनल लेयर को चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, ताकि वो हमारे कस्टम डेटा सेट को यूज़ कर सके। देखो इन फीचर्स ये यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, मॉडल की जो फीचर एक्सट्रैक्शन की नॉलेज है 80 क्लासेस को डिटेक्ट करने वाली, वो हमने यहाँ से ले ली, बट नम क्लासेस हम प्रोवाइड करेंगे जो हमारे डेटा सेट की जितनी नंबर ऑफ़ क्लासेस होंगी। हमारे केस में क्या है, चेयर, टेबल एंड ह्यूमन। ठीक है, तो इस तरह से आपने फास्टर RCNN मॉडल को लोड कर लिया। ट्रांसफर लर्निंग यूज़ करके हम उस मॉडल को अपने कस्टम डेटा सेट के लिए फाइन ट्यून कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी है, चेयर, ह्यूमन एंड टेबल तो हमारी क्लासेस हैं ही हैं, प्लस फास्टर RCNN में ना आप हमेशा एक चीज़ याद रखना कि फास्टर RCNN बाय डिफ़ॉल्ट एक और क्लास को पिक करता है, वो है बैकग्राउंड क्लास। तो 3 क्लासेस तो हमारी डेटा सेट वाली हो गई एंड एडिशनल एक और 1 क्लास हो गई बैकग्राउंड। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी हो गई, 4। तो ये जो गेट मॉडल है इसको हम यहाँ कॉल कर रहे हैं मॉडल वेरिएबल में, एंड हम उसको नंबर ऑफ़ क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ से, जो कि कितनी है, 4। हमारे कस्टम डेटा सेट की क्लासेस कितनी हो गई, 4। 3 क्लासेस तो हमारे वाली हो गई, एक एडिशनल बैकग्राउंड क्लास हो गई। ठीक है, तो अब मॉडल वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा है, हम इस मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं कस्टम डेटा सेट पे, है ना। अब उसके बाद अब अगर हमें मॉडल को ट्रेन करना है, सबसे पहले इस लाइन में देखो मैं क्या कर रही हूँ, हम चाहते हैं अगर तो हमारे पीसी में या लैपटॉप में GPU है तो हम जो हमारा मॉडल है ना
उसको GPU पे ट्रेन करना चाहते हैं क्योंकि वो फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू CPU। अगर हमारे लैपटॉप या PC में GPU नहीं है तो हम CPU को यूज़ करना चाहते हैं मॉडल की ट्रेनिंग के लिए। तो मॉडल टू डिवाइस मतलब हम मॉडल को मूव कर रहे हैं डिवाइस पे। कौन सी डिवाइस पे? अगर तो GPU अवेलेबल है तो उस पे, अदरवाइज CPU पे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगर आपको मॉडल को ट्रेन करना है, कोई भी AI मॉडल होता है तो आपको पता होगा हम ऑप्टिमाइजर्स यूज़ करते हैं। ऑप्टिमाइज़र हमें हेल्प करता है वेट्स को अपडेट करने में, तो हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज़र डिफ़ाइन कर रहे हैं। कौन सा ऑप्टिमाइज यूज़ कर रहे हैं? SGD, लर्निंग रेट ये है, ये बाकी वैल्यूज़ हैं। एंड जो लर्निंग रेट ये जो है, इसके बाद इपॉक वाइज इपॉक अगर हमें लर्निंग रेट चेंज करना है तो उसके लिए ना हमने लर्निंग रेट स्केड्यूलर यूज़ किया हुआ है, ये वाला। ओके, तो इसको एंटर कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक फंक्शन लिखा है, इस फंक्शन का नाम है ट्रेन वन इपॉक। इस फंक्शन का काम क्या है? इसमें मैंने वो सारा कोड लिखा है जो एक सिंगल इपॉक को ट्रेन करने के लिए चाहिए होगा। हम मॉडल को ट्रेन करते हैं ना कुछ नंबर ऑफ इपॉक्स के लिए, जैसे सपोज 5 इपॉक या 10 इपॉक या 200 इपॉक्स है ना। मॉडल को हम बार बार रीट्रेन करते हैं ताकि मॉडल इंप्रूव हो। आफ्टर एवरी इपॉक देन वी अपडेट द वेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द लॉस। फिर नेक्स्ट इपॉक में हमारा मॉडल अगला अच्छा परफॉर्म करता है ना, उस तरह से। तो हर सिंगल इपॉक को ट्रेन करने के लिए ये जो फंक्शन है मैंने बनाया है, देखते हैं इस फंक्शन में क्या काम हो रहा है। तो इस फंक्शन को पहले तो क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स चाहिए होंगे, पैरामीटर्स चाहिए होंगे रन करने के लिए। ट्रेन करना है तो कौन से मॉडल को ट्रेन करना है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो मॉडल हमारे पास यहाँ पे है, देखा है हमने मॉडल वेरिएबल में हमारे पास अपना कस्टम फास्टर CNN मॉडल है, तो हम वो प्रोवाइड करेंगे। ऑप्टिमाइज़र हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। डेटा लोडर, हमें इसको डेटा भी तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना बैचेस में, ट्रेनिंग डेटा, तभी तो उसके ऊपर वो कोई भी मॉडल है डेटा सेट पे ही ट्रेन होगा, तो डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। डेटा प्रोवाइड करने के लिए हमें डेटा लोडर यूज़ करना है। डिवाइस का मतलब CPU यूज़ करना है कि GPU यूज़ करना है वो भी बताना पड़ेगा, और फिर कितने इपॉक्स के लिए ट्रेन करना है। ओके, तो सबसे पहली लाइन में हम अपने मॉडल को किस मोड में ला रहे हैं? ट्रेन मोड में। ट्रेन मोड में लाने का मतलब कि हमें मॉडल को ट्रेन करना है। उसके बाद हमने ये देखो फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। इस फॉर लूप में हम जो इमेजेस हैं ट्रेनिंग डेटा सेट के अंदर एंड टारगेट्स, टारगेट्स का क्या मतलब है? इमेज, हर इमेज के लिए हमारे पास बाउंडिंग बॉक्सेस होंगे ना, जहाँ जहाँ पे भी वो ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी बाउंडिंग बॉक्सेस की एनोटेशंस होगी, और वो जो बाउंडिंग बॉक्स है वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। तो टारगेट का मतलब इमेज के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बाउंडिंग बॉक्सेस एंड उनके क्लास लेबल्स। ओके, तो ये बेसिकली ना टारगेट एक डिक्शनरी के फॉर्म में होता है, बॉक्सेस एंड लेबल्स। ठीक है, तो हम डेटा लोडर की हेल्प से ट्रेनिंग डेटा सेट में से इमेजेस एंड उनके कॉरस्पॉन्डिंग बाउंडिंग बॉक्सेस एंड क्लास लेबल्स को लोड कर रहे हैं बैचेस में। एंड जितने भी हमारी इमेजेस हैं हम सारी इमेजेस को डिवाइस पे लेके जा रहे हैं। डिवाइस का मतलब क्या है? आप देखो यहाँ पे हमने मॉडल टू डिवाइस लिखा था, है ना। मॉडल टू डिवाइस का मतलब कि अगर आपके PC में GPU है तो आपका जो मॉडल है वो GPU पे चला जाए और GPU पे प्रोसेसिंग हो। तो अगर आपका मॉडल GPU पे काम कर रहा है तो उसके लिए आपकी जो इमेजेस है ना वो भी सेम डिवाइस पे होनी चाहिए। अगर आपका मॉडल GPU पे चल रहा है पर इमेजेस CPU पे हैं तो आपको एरर्स आएंगे। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है सारा डेटा सेट एंड मॉडल सेम डिवाइस पे होनी चाहिए। अगर आपका मॉडल GPU पे काम कर रहे हैं तो इमेजेस भी GPU पे काम करनी चाहिए। तो हम वो कर रहे हैं, सारी इमेजेस को GPU पे लेके जा रहे हैं या फिर जो भी डिवाइस है उस पर लेके जा रहे हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट इस लाइन में ना सिर्फ यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, ये पूरे सेक्शन में सिर्फ इस पूरे सेक्शन का काम इतना ही है कि हम पहले तो डेटा सेट को प्रिपेयर कर रहे हैं। ये देख रहे हो यहाँ पे ये सारा बेसिक कोड है, ये आप देख लेना। मैं यहाँ पे आपको मेन लाइन बता देती हूँ, इन क्रक्स ये जो पूरा कोड लिखा है इसका काम क्या होगा। देख रहे हो प्रोसेस्ड टारगेट, मैंने आपको बताया था ना टारगेट में क्या होगा। यहाँ पे इमेजेस तो पता लग गया, ट्रेनिंग इमेजेस। टारगेट में मैंने बताया था ना कि लेबल्स एंड उनके बाउंडिंग बॉक्सेस डिक्शनरी के फॉर्म में, वो देखो वो हो रहा है प्रोसेस्ड टारगेट। बॉक्सेस
यानी कि बाउंडिंग बॉक्सेस सारे ऑब्जेक्ट्स के एंड उनके लेबल्स, उन सबको हम टेंसर में कन्वर्ट कर रहे हैं। गाइज ऑलवेज रिमेंबर, पाइटॉर्च यूज़ कर रहे हो तो डेटा आपको पहले टेंसर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी वो मॉडल एक्सेप्ट करेगा। तो हम वही कर रहे हैं, देखो हमने सारे डेटा को उसमें कन्वर्ट कर दिया टेंसर में। अब हमारे पास एक लिस्ट है, फाइनली एक लिस्ट है हमारे पास जिसका नाम है प्रोसेस्ड टारगेट्स। इसके अंदर हमारे पास बॉक्सेस एंड लेबल्स हैं। फिर एक फाइनल लिस्ट है जिसका नाम है वैलिड इमेजेस। इसके अंदर हमारी सारी इमेजेस हैं। एंड ये जो टारगेट एंड ये है ना, ये वो वाला फॉर्मेट है जो हमारा मॉडल एक्सेप्ट करेगा। हमने सारा वो काम कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोसेस टारगेट में हमारे पास बॉक्सेस एंड लेबल्स पड़े हैं, वैलिड इमेजेस में हमारे पास इमेजेस पड़े हैं। तो फाइनली हम यहाँ पर ये देखो मॉडल को हमने इमेजेस प्रोवाइड करी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लेबल्स हैं एंड बाउंडिंग बॉक्सेस हैं वो दिए। फिर हम लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे लॉस कैलकुलेट हो गया। तो एक कभी भी कोई एआई मॉडल ट्रेन करते हो तो ऐसा होता है ना, फॉरवर्ड पास होता है एंड बैकवर्ड पास होता है। फॉरवर्ड पास में तो क्या होता है, हम मॉडल को डेटा प्रोवाइड करते हैं, मॉडल उस पर ट्रेन होता है। तो ये वो काम हो रहा है फॉरवर्ड पास। मॉडल को इमेजेस प्रोवाइड करी एंड उसके लेबल्स एंड एनोटेशंस प्रोवाइड करी, ठीक है। मॉडल उसके ऊपर ट्रेन हुआ एंड हमने लॉस को कैलकुलेट किया। अब जब लॉस कैलकुलेट हो गया, उस लॉस के बेसिस पे हम ऑप्टिमाइजर्स यूज़ करके वेट अपडेट करेंगे बैकवर्ड पास में, वो काम कर रहे हैं हम। और फिर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं कि क्या लॉस था उस पर्टिकुलर इपॉक के लिए। तो हर इपॉक के लिए ये काम होगा। क्या काम होगा, जो बैच में डेटा लोड करेंगे, डेटा लोड करके उस डेटा को उस फॉर्मेट में लाएंगे जो मॉडल एक्सेप्ट करता है। फिर मॉडल को फॉरवर्ड पास में ट्रेन करेंगे। फिर जो लॉस आया है उसके बेसिस पे बैकवर्ड पास में उसको वेट्स अपडेट करेंगे, ठीक है। एंड वो जो लॉस होगा उसका इपॉक का वो शो करेंगे। तो ये जो फंक्शन है ट्रेन वन इपॉक, ये इस तरह से हमने हर इपॉक को ट्रेन करना है। अब नेक्स्ट सेल में हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे एंड कुछ इपॉक्स के लिए अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। इसको हम रन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, मैं 5 इपॉक्स के लिए ट्रेन करना चाहती हूँ सिर्फ, तो मैंने ना एक फॉर लूप लगाया। उस फॉर लूप को मैं 5 टाइम रन करना चाहती हूँ, मतलब मैं 5 इपॉक्स के लिए मॉडल को ट्रेन करना चाहती हूँ। इसके अंदर मैं ट्रेन वन इपॉक को कॉल कर रही हूँ, ये वाला फंक्शन जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ट्रेनिंग के लिए। मुझे ट्रेन वन इपॉक फंक्शन कितनी बार रन करना है, 5 टाइम, 5 इपॉक्स के लिए। मॉडल ऑप्टिमाइज़र ट्रेन लोडर चाहिए क्योंकि ट्रेनिंग डेटा को लोड करना है, ये सारा प्रोवाइड कर दिया। लर्निंग रेट स्केड्यूलर के थ्रू हम हर इपॉक के बाद लर्निंग रेट को स्केड्यूल कर रहे हैं एंड हर इपॉक के बाद हम मॉडल को सेव कर रहे हैं। जितने भी इपॉक्स के लिए हमारा मॉडल ट्रेन हो रहा है ना, हर इपॉक का जो मॉडल होगा वो हम सेव करेंगे, ठीक है। तो हम इसको रन करते हैं। साइड में ना हम यहाँ पर इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये हमारी जुपिटर नोटबुक है जो मैंने अभी आपको दिखाई है, ये हमारा डेटा सेट है। यहाँ पर मॉडल सेव होके दिखेंगे। तो अभी ट्रेनिंग चल रही है, तो अभी हम देखते हैं। द लॉस आफ्टर फर्स्ट इपॉक इज दिस एंड मॉडल सेव हो गया, ये देख रहे हो, ये मॉडल यहाँ पे सेव हो गया। तो ये मॉडल हमारे सारे यहाँ पे सेव हो रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे लॉसेस आएंगे उसमें से आप देख सकते हो कौन से इपॉक का लॉस सबसे कम है, क्योंकि लॉस कम का मतलब क्या है कि उस मॉडल की एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो आप उस मॉडल को यूज़ करके इन फ्यूचर कभी भी प्रेडिक्शन करनी है तो उस मॉडल को यूज़ करके काम कर सकते हो। तो अब अगर मुझे कभी भी चेयर, टेबल या ह्यूमन को डिटेक्ट करना है तो मुझे बार बार मॉडल को ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ये ट्रेंड मॉडल होंगे, मैं इस ट्रेंड मॉडल को लोड करूँगी और उसके बेसिस पे मॉडल के ऊपर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, किसी भी न्यू इमेज के ऊपर टेक्स्ट डिटेक्शन परफॉर्म कर दूँगी। तो अब देखो मॉडल ट्रेन हो गया 5 इपॉक्स के लिए। तो विच वन इज़ बेस्ट, तो लास्ट वाला मॉडल सबसे बेस्ट है क्योंकि उसमें 0.03% हमारा लॉस है। तो हम लास्ट वाले मॉडल को यूज़ करके अब इन्फ्रेंस परफॉर्म करते हैं किसी इमेज के ऊपर। तो इन्फ्रेंस परफॉर्म करने के लिए आप क्या करते हो ना, मैं पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पे लिख दी है, आप देखो। सारे मॉड्यूल्स जो चाहिए वो ले लो। ये फंक्शन होता है मॉडल को लोड करने वाला, वो लिख लो।
नंबर ऑफ़ क्लासेस 4 हैं हमारे पास। मॉडल को डिवाइस पे लेके आ जाओ, ये देखो मॉडल लिया, देखो मॉडल को लोड कर रहे हैं। यहाँ पर आप मॉडल का नाम दोगे, तो हमारे मॉडल का क्या नाम है, ट्रेन मॉडल का। यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी करके यहाँ पर मॉडल का नाम लिख दो, ठीक है। तो हमने ये वाला जो ट्रेन मॉडल जो भी हमने ट्रेनिंग दी है कस्टम डेटा सेट पे, इसको लोड करना है। एंड ये मैंने एक फंक्शन बनाया है, जिस इमेज के ऊपर हमने टेस्टिंग करनी है ना, उस इमेज को भी उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा जो मॉडल एक्सेप्ट करे। तो ये वो फंक्शन है, हम इमेज को ओपन करेंगे, इमेज को टेंसर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एंड इमेज को फिर उस डिवाइस पे लेके जाएंगे जहाँ पे हमारा मॉडल है। अगर मॉडल जीपीयू पे है तो इमेज भी जीपीयू पे जानी चाहिए जिसको टेस्ट करना है। तो अब हमारे पास ये इमेज है, ओके। हम ना अब क्या करते हैं, इस फोल्डर में यहाँ पे कोई इमेज रखते हैं जिसके ऊपर हमने टेस्टिंग करनी है। तो ये इमेज है, सपोज़ ये इमेज है, इसके ऊपर हम टेस्टिंग परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। इस इमेज का नाम है टेस्ट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया test.jpg इमेज। फिर उस इमेज को हम टेंसर में कन्वर्ट कर रहे हैं ये फंक्शन यूज़ करके। फिर हम मॉडल रन कर रहे हैं उसके ऊपर। फिर ये मैंने क्लासेस रखी हुई हैं, 0 क्लास बैकग्राउंड के लिए है, चेयर के लिए 1 क्लास है, पर्सन के लिए 2 क्लास है, टेबल के लिए 3 क्लास है। फिर ड्रॉ बॉक्सेस की हेल्प से ये एक फंक्शन है जो बाउंडिंग बॉक्सेस प्लॉट करेगा। लेट्स रन इट। सी, देखो हमारा जो मॉडल है वो हमें आउटपुट दिखा रहा है, देख रहे हो। चेयर्स डिटेक्ट हो रही हैं, टेबल डिटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी चेयर डिटेक्ट हो रही है, पर्सन डिटेक्ट हो रहा है। तो हमने फास्टर RCNN मॉडल को जो हमारा कस्टम डेटा सेट था उसके लिए ट्रेन किया और उसके बाद उसको टेस्ट किया एंड हमारा मॉडल सक्सेसफुली टास्क कर रहा है। तो इस कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, आप ये कोड ट्राई कर सकते हो। एंड गाइस, अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।